नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विकास कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की अपनी ये क्लास बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस, इसके तहत हम प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और वह हैं विश्व के प्रमुख संविधान, मेजर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो पहला संविधान है वह है इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, ब्रिटेन के संविधान को पढ़ने से पहले ब्रिटेन का ऐतिहासिक या संवैधानिक परिचय जानना आवश्यक है। ब्रिटेन में प्रारंभ से ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली व्याप्त रही है। राजतंत्र में भी यदि देखा जाए तो वहाँ वास्तविक राजतंत्र की शुरुआत 829 में सम्राट एल्बर्ट के समय से मानी जाती है। हालांकि इससे पूर्व भी वहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन वास्तविक राजतंत्र का प्रारंभ सम्राट एल्बर्ट से ही माना जाता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में दो वंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इनका बारी बारी से शासन सत्ता में योगदान भी रहा, और वे वंश हैं, एक तो ट्यूडर वंश, दूसरा हैनोवर वंश। ट्यूडर वंश कठोर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थक रहा है और हैनोवर वंश उदार शासन व्यवस्था का समर्थक रहा है। और यहीं से इन दोनों वंशों से दो विचारधाराएं उभरकर सामने आई, जो बाद में दो राजनीतिक दलों के रूप में परिवर्तित हो गई, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लिबरल पार्टी। मित्रों, यदि संवैधानिक विकास की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे पहले 15 जून 1215 को एक ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, जिसे महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है, को मान्यता दी गई। इसके तहत पहली बार कठोर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए। और आप तो जानते ही हो कि जब अधिकारों की मांग या अधिकारों का हस्तांतरण प्रारंभ हो जाता है तो फिर ये बहुत व्यापक क्रांति के रूप में उभरकर सामने आता है, और ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ 1603 तक कठोर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती रही, लेकिन उसके बाद यदि देखा जाए तो वहाँ 1649 में क्रोमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई, और ये लगभग 10 साल तक चली, क्योंकि 1659 में क्रोमवेल की मृत्यु हो गई। क्रोमवेल की मृत्यु के बाद में पुनः वहाँ 1659 से लेकर 1685 तक कठोर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई और शासक थे चार्ल्स द्वितीय। लेकिन जैसा कि विदित है, लोकतंत्र समर्थकों की ये क्रांति व्यापक होती जा रही थी, और चार्ल्स द्वितीय को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये क्रांति बहुत अधिक भड़क नहीं जाए और कहीं मेरे प्राणों तक को संकट नहीं आ जाए, इसलिए वे ब्रिटेन को छोड़कर फ्रांस भाग गए। उनकी एक बेटी थी मेरी और उनके पति थे विलियम्स। मेरी ने 1685 में ब्रिटेन की सत्ता संभाली, और जब ये लोकतंत्र समर्थकों की क्रांति हो रही थी तो चार्ल्स, विलियम, मेरी एंड दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थकों के मध्य एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे
महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है और इसे ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में भी पढ़ा जाता है। इस क्रांति को गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि जब ये क्रांति हुई, जब सत्ता राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हुई, तब कोई किसी प्रकार का खून खराबा ब्रिटेन में नहीं हुआ। हालांकि इससे पूर्व ब्रिटेन में बहुत खून खराबा हुआ, बहुत रक्तपात हुआ। यदि देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो 1642 से लेकर 1645 तक का काल भयंकर रक्तपात और मारकाट का रहा और यहाँ तक कि लोकतंत्र समर्थकों ने क्रोमवेल के नेतृत्व में चार्ल्स प्रथम तक को मृत्युदंड की सजा दे दी। तो मेरा ये कहना है आपको कि 1688 की जो ब्रिटेन की क्रांति है उसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि आसानी से सत्ता परिवर्तित हो गई राजतंत्र से लोकतंत्र में। और अगर विश्व इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्व की प्रथम बड़ी क्रांति है जिसे ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाता है। इस क्रांति के बाद 1689 में एक अधिकार पत्र पारित किया गया जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इस अधिकार पत्र के तहत राजा की शक्तियों को सीमित किया गया और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया, यानी लोकतंत्र को मजबूत किया गया। और राजा की किन किन शक्तियों को इस अधिकार पत्र के तहत सीमित किया गया, मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ। इनमें जो प्रथम जो अंकुश लगा हुआ है ये था कि संसद की स्वीकृति के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता। मित्रों, आप तो जानते हो कि टैक्सेशन की पावर बहुत बड़ी होती है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि कर अगर नहीं मिलेगा, कर यदि नहीं लगेगा तो शासन व्यवस्था को चलाना आसान नहीं है। दूसरा कि राजा आवश्यक रूप से कम एक बार वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलाएगा, आवश्यक रूप से। ये दूसरा, उस पर राजा पर नियंत्रण लगाया गया। तीसरा कि संसद के जनप्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होगी। पहले नहीं थी उनको बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें कहा गया कि संसद के जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको संसद में भाषण की स्वतंत्रता होगी, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। और जो चौथा जो राजा पर प्रतिबंध लगाया गया वह ये था कि राजा अपनी कोई निजी सेना नहीं रखेगा। पहले राजा की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी और इस अधिकार पत्र के तहत इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया कि राजा अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, और यदि सीमित मात्रा में सेना रखनी आवश्यक भी हो तो उसके लिए संसद से स्वीकृति लेनी होगी। अंतिम जो प्रतिबंध लगा, हालांकि प्रतिबंध और भी बहुत से थे, लेकिन मैं कुछ मुख्य प्रतिबंधों की बात यहाँ कर रहा हूँ। राजा उच्चायुक्त की नियुक्ति एवं नवीन जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना नहीं कर सकेगा। पहले राजा कभी भी नवीन न्यायालय की स्थापना कर देता था और उच्चायुक्तों को भी अपनी मर्जी से वो नियुक्त करता था हर राज्यों में, लेकिन राजा अब किसी उच्चायुक्त की नियुक्ति नहीं करेगा और ना ही राजा कोई नवीन न्यायालय स्थापित कर सकता। तो मित्रों, इस प्रकार राजतंत्र की शक्तियों को सीमित करके लोकतंत्र की शक्तियों को बढ़ाया गया। अब बात आती है कि क्या कारण है कि हमें ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन की आवश्यकता हुई। भाई, ब्रिटेन के संविधान को क्यों पढ़ा जाता है? ब्रिटेन के संविधान को भारत के लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विषय के तहत पढ़ा जाता है। तो क्या कारण है कि ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन की आवश्यकता हुई? तो इसके लिए मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संविधान की ऐसी बहुत सी मौलिक विशेषताएं हैं जिनकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से ही मानी जाती है, यानी ब्रिटेन से पूर्व व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं थी। इन्हीं मौलिक विशेषताओं के कारण ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की आवश्यकता हुई और उसका अध्ययन करना आवश्यक भी है, क्योंकि
जब तक हम ब्रिटेन के संविधान को नहीं समझ पाएंगे तब तक विश्व के किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की संविधान को नहीं समझ सकते। उनमें सबसे पहला है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान, ब्रिटेन विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। हालांकि वहाँ जो संविधान है वह अलिखित प्रकार का है, यानी लिखित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है। अब लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है? देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह संविधान अभिसमयों एवं परंपराओं के आधार पर संचालित होता है। कोई भी परंपरा, कोई भी अभिसमय जो नए रूप से संविधान में जुड़ जाते हैं उनसे संचालित होता है। और लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान में एक संविधान सभा के द्वारा बाकायदा निश्चित नियमों के तहत एक संविधान का निर्माण किया जाता है और उसके तहत शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। मैं इसकी एक परिभाषा भी आपको बता सकता हूँ कि वह संविधान जिसका निर्माण निश्चित नियमों के तहत निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित समय में निश्चित स्थान पर किया जाता है, उसे लिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान इस श्रेणी में नहीं आता, लेकिन चूंकि संविधान नाम का शब्द पहली बार यदि कहीं से आया है तो वह ब्रिटेन से आया है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि ब्रिटेन की संसद विश्व की संसदों की जननी मानी जाती है। मित्रों, यदि संसदीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ कहीं से माना जाता है तो वह है इंग्लैंड। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन उसका मॉडल लगभग ब्रिटिश संविधान की आधारशिला पर तैयार किया गया है। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदात्मक। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले ब्रिटेन में माना जाता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो उसका प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका से माना जाता है। हालांकि इन दोनों के मध्य एक तीसरी व्यवस्था और प्रचलित है जिसको अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं, वह फ्रांस में चल रही है अभी। फ्रांस की शासन व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो वहाँ जो संसद है वो विश्व की संसदों की जननी मानी जाती है। तीसरी जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की वह है कि यहाँ लचीला संविधान व्याप्त है। अब देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है और अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। तो ये तो बात सही है कि ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, लेकिन अब जब भारत के संविधान की बात आती है तो भारत के संविधान को मिश्रित कहा जाता है, यानी लचीले और कठोर का मिश्रण कहा जाता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं कि जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सके, यानी जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और वास्तव में यदि अमेरिका के संविधान को देखा जाए तो वो इस श्रेणी में आता भी है, क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल से संविधान संशोधन हो पाते हैं। और चूंकि ब्रिटेन में तो संविधान है ही नहीं, तो वहाँ लचीले और कठोर का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए इसको लचीले संविधान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ परंपराओं और अभिसमय के आधार पर कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। और समय अंतराल में मान लो कोई दूसरी परंपरा महत्वपूर्ण हो जाए तो उसको भी शासन व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जा सकता है। चौथी जो विशेषता है वह है संसद की सर्वोच्चता। अब देखिए मित्रों, भारत में यदि अगर बात करते हैं तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, पर चूंकि ब्रिटेन में तो संविधान है ही नहीं, तो वहाँ संसद सर्वोच्च है, यानी संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। और ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि आप
ताज्जुब करोगे। उसके बारे में डिलोंग ने कहा है कि यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री में परिवर्तित करने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अर्थात यह अपनी मन मर्जी से कुछ भी कानून बना सकती है। ब्रिटेन की संसद के बारे में एक उक्ति और महत्वपूर्ण है कि यदि ब्रिटेन की संसद ये कह दे कि राजा मृत हो गया और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा के पास पत्र भेजा जाए, तो भी राजा को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। राजा मना नहीं कर सकता कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं तो अभी जीवित हूँ। तो ब्रिटेन की संसद बहुत शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद वहाँ की शासन व्यवस्था में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। भारत में नहीं हो सकता। भारत में संविधान के बियॉन्ड अपन कोई काम नहीं कर सकते। संविधान को मद्देनज़र रख कर ही सब काम किया जाएंगे और फिर इसके संविधान की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे की बात अपन दूसरे व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।